मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज शुरुआत एक सीख के साथ ये कि जो वक्त के साथ नहीं चलते वो पीछे छूट जाते हैं। ऐसी एक संस्था है बीएसएनएल, जो कभी स्टेटस का सिंबल होता था, लेकिन वक्त की मार आज ऐसी पड़ी है कि संस्था के पास टैक्स भरने तक के पैसे नहीं बचे हैं। लगातार घाटे से गुजर रही बीएसएनएल के हालात आज इतने बुरे हो चुके हैं कि गाजियाबाद नगर निगम ने बीएसएनएल के खाते को सीज कर दिया है। बीएसएनएल पर आरोप है कि उसने नगर निगम का 1.5 करोड़ का टैक्स नहीं चुकाया, जिसके बदले नगर निगम ने कार्रवाई का ऐसा डंडा चलाया कि आज बीएसएनएल सवालों के घेरे में है। बीएसएनएल 20वीं सदी का एक चमकता हुआ सितारा, एक ऐसी कंपनी जिसके ग्राहक उसके बिना रह नहीं पाते थे। बाजार पर उसके एकाधिकार और लोकप्रियता का आलम यह था कि जब प्राइवेट कंपनियां अपना सिम 20 से 25 रुपए में बेचती थी, तब बीएसएनएल का सिम 2000 रुपए में ब्लैक में मिलता था। उस वक्त बीएसएनएल का सिम किसी स्टेटस सिंबल से कम नहीं था, लेकिन लगातार घाटे से गुजर रही बीएसएनएल के हालात आज इतने बुरे हो चुके हैं कि गाजियाबाद नगर निगम ने बीएसएनएल के खाते को ही सीज कर दिया है। बीएसएनएल पर आरोप है कि उसने नगर निगम का 1 करोड़ 52 लाख का टैक्स नहीं चुकाया, जिसके बदले नगर निगम ने बीएसएनएल के पंजाब नेशनल बैंक के खाते पर ही रोक लगा दी। मेरी जानकारी में ये अभी आया है। मैं इस मामले की जो है तहकीकात कराऊंगा कि ये एक एक्सचेंज का है, बहुत सारे एक्सचेंज का है, या जोन वाइज किस तरह से है, तो उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। अभी वो भी मैं चेक करा लेता हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है। हम अपनी टीम को जो है हम फाइलों में दिखवा लेते हैं कि क्या हुआ है पहले। आपको बता दें कि बीएसएनएल के चारों जोन में ऑफिस हैं और जो 1.5 करोड़ बकाया है वो इन चारों जोन पर है, जिसको लेकर नगर निगम ने बीएसएनएल को नोटिस भी दिया था। साफ और सीधे शब्दों में कहा था कि जो बकाया है उसे वक्त रहते चुका दिया जाए। वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, नहीं तो एक्शन होगा। लेकिन आदत से मजबूर बीएसएनएल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आखिरकार नगर निगम ने बीएसएनएल के खाते को ही सीज कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भले ही गाजियाबाद नगर निगम ने बीएसएनएल का खाता सीज कर दिया हो, लेकिन बीएसएनएल को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। क्योंकि जब एबीपी गंगा ने गाजियाबाद बीएसएनएल के महाप्रबंधक सुखदेव सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि नगर निगम की तरफ से किसी कार्रवाई के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है और वो इसके बारे में पता कर रहे हैं। बीएसएनएल विभाग के ऊपर चारों जोनों में उनके ऑफिसेज हैं, जिनके ऊपर हमारा 1 करोड़ 52 लाख रुपया संपत्ति कर का बकाया है। बहुत दिनों से बकाया जमा नहीं हुआ था, तो इसमें उनके अकाउंट सीज की कार्रवाई की गई है और सभी से हमारे जो बकाया है नगर निगम का, उससे वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, पहले भी नोटिस जारी हुई थी इसमें कि ताकि वो जमा कर दें। जब जमा नहीं हुआ, वैसे भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तरफ है और नगर निगम के बकाया की धनराशि संपत्ति कर रियलाइज किया जाना है। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई। एक सरकारी तंत्र का दूसरे सरकारी तंत्र के साथ तालमेल नहीं होना कई सवाल खड़े करता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल बीएसएनएल की कुंभकर्णी नींद का है, जो लगातार घाटे के बाद भी उठने का नाम नहीं ले रही। और आज ये हालत हो गई कि बीएसएनएल अपने 1,75,000 कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहा, लेकिन अपनी इस स्थिति के लिए बीएसएनएल खुद ही जिम्मेदार है। खराब सर्विस जो और खराब होती गई। बीएसएनएल ने 2000 से लैंडलाइन कनेक्शन तेजी से बढ़ाए, लेकिन बढ़ते कनेक्शन के साथ सर्विस खराब होती चली गई। आए दिन केबल फॉल्ट और महीनों तक कनेक्शन ठीक नहीं होने की शिकायतें आम हो गई। तंग आकर लोग अपना कनेक्शन बंद कराने लगे, लेकिन बीएसएनएल का कनेक्शन बंद कराना भी आसान नहीं था, इसीलिए लोगों ने बिल देना ही छोड़ दिया। बीएसएनएल की तानाशाही। जब मोबाइल कनेक्शन लाइफ टाइम फ्री थे, तब बीएसएनएल ने लैंडलाइन कनेक्शन का न्यूनतम चार्ज 125 रुपए महीना रखा। मोबाइल क्रांति में पिछड़ना। दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में मोबाइल क्रांति जोर पकड़ने के साथ ही लैंडलाइन कनेक्शन में तेजी के साथ गिरावट हुई। रिलायंस जियो का असर। रिलायंस जियो द्वारा पेश की गई सस्ती मोबाइल डेटा सर्विस से सभी टेलीकॉम कंपनियां प्रभावित हुई, लेकिन बीएसएनएल पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा। हालांकि बीएसएनएल ने वक्त पर खुद को बदलने की कोशिश भी की, लेकिन प्रतिस्पर्धा की रेस में एक बार फिर से ये पिछड़ गई, तो वापस फिर रफ्तार नहीं पकड़ पाई। मार्च 2018 में कंपनी का घाटा बढ़कर करीब 8,000 करोड़ रुपए हो गया,
जो वक्त के साथ साथ और बढ़ता जा रहा है। अब बीएसएनएल के लिए अपने कर्मचारी की सैलरी से लेकर बिल्डिंग का टैक्स दे पाना भी मुश्किल हो रहा है। गाजियाबाद की घटना इसका सबसे ताजा उदाहरण है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बीएसएनएल पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है और हर साल इतना खर्च होने के बाद भी बीएसएनएल के हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद से एबीपी के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट। आपने अर्श से फर्श पर पहुंचने की कहानी देखी। अब आपको एक मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल की मनमानी दिखाते हैं, जिनके अनुशासन के नियम इतने सख्त हैं कि ये एक गलती करने पर छात्रों का भविष्य चौपट कर देते हैं। लेकिन अनुशासन के ये नियम सिर्फ दूसरों के लिए हैं, क्योंकि अगर बात खुद पर आती है तो सारे नियम हवा हवाई हो जाते हैं। ये उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जिसने देश को बड़े बड़े डॉक्टर दिए हैं, लेकिन अब उसी संस्थान में छात्रों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। ये कानपुर का GSVM मेडिकल कॉलेज है, जिसने देश को बड़े से बड़े डॉक्टर दिए। देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी यहीं से पढ़े हुए हैं। लेकिन आज ये मेडिकल कॉलेज अपनी पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि अपने कड़े नियम की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल RB कमल ने परंपरा, अनुशासन और प्रतिष्ठा की दुहाई देते हुए यहाँ पढ़ने वाले 4 छात्रों को कॉलेज से निकालकर उनके भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया। जिन 4 छात्रों को कॉलेज से निलंबित किया गया, उनका नाम आशुतोष लवानिया, विकास मिश्रा, दिव्यांशु अग्रवाल और सिद्धार्थ चौधरी है। इन सभी पर आरोप है कि ये रात के 3 बजे हॉस्टल परिसर में बुलेट दौड़ा रहे थे। छात्रों का आधी रात में बुलेट दौड़ाना प्रिंसिपल RB कमल को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने बिना कोई नोटिस दिए उन्हें कॉलेज से निलंबित कर दिया। देखिए, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ कई बच्चों के पास बाइकें हैं, काफ़ी लाउड साउंड वाली एक्सीलेटर। तो ये बच्चे क्या करते थे कि रात को निकलना, एक्सीलेटर कस के लेना और हॉर्न बजाना कैंपस में, हॉस्टल के चारों तरफ, गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में करीब 4 साल होने जा रहे हैं। इन बच्चों की और भी शिकायतें में कई बार इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो एक कॉलेज के माहौल को अनुशासन रखने के लिए ये मुझे कदम उठाना पड़ा और इनको मैंने हॉस्टल से हमेशा के लिए और क्लास से अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड किया है। वैसे कॉलेज लाइफ में मस्ती करना एक मामूली सी बात होती है, लेकिन GSVM मेडिकल कॉलेज में अनुशासन ही सब कुछ है। ये अनुशासन तोड़ने का मतलब प्रोफेसर RB कमल को नाराज करना, और यही गलती MBBS 4th ईयर के 4 छात्रों ने कर दी, जिन्हें अनुशासनहीनता और असभ्यता का पाठ पढ़ाकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने न सिर्फ क्लास से निलंबित किया, बल्कि हॉस्टल से हमेशा के लिए उनकी विदाई कर दी। लेकिन जो अनुशासन का पाठ प्रिंसिपल RB कमल पढ़ा रहे हैं, उनका खुद का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके सामने कॉलेज परिसर की सीढ़ियों पर कार चढ़ाई जा रही है और खुद प्रिंसिपल RB कमल ये सब देख रहे हैं। जब ABP गंगा ने उनसे उनके इस वायरल वीडियो के बारे में पूछा, तो प्रिंसिपल RB कमल बुरी तरह से सकपका गए। एक वीडियो आप मेडिकल कॉलेज के अंदर परिसर का ही है, जिसमें आप एक गाड़ी है उसको देख रहे हैं, उसको सीढ़ियों पे चढ़वा रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये भी तो अनुशासनहीनता की दायरे में आ जाता है। वो गाड़ी एक नई गाड़ी आई थी, उन्होंने चला कि जो वो भी पुलिस अधिकारी थे, वो गाड़ी लेके आ रहे थे। वो मैं वहाँ खड़ा था, जो गाड़ी दिखा रहे थे कि इसके वो है, वो कोई यहाँ पर वो पुलिस अधिकारी गाड़ी थी। वो उस पर उन्होंने खुद दिखाया। हमने कहा भाई ये उन्होंने चढ़ाने के लिए जब उन्होंने कहा कि देखिए इसका जो 4 व्हील क्या होता है, उसमें 4X4 ये जो होता है, उस पर उन्होंने जो कहा था कि वो चढ़ा के दिखाए थे कि इसका बाइकिंग कितना है, हम लोग जो जाते हैं इसमें ये गाड़ी की वो कास्ट और उसकी वो वैल्यू दिखा रहे थे। उसमें हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, केवल उन्होंने गाड़ी नहीं आई थी, गाड़ी कंफर्टेबल जो हम लोग रात में दबिश देते हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या अनुशासन का नियम सिर्फ छात्रों के लिए है या फिर कंडीशन खुद कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी लागू होती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रिंसिपल के लिए अलग नियम छात्रों के लिए न, क्योंकि अगर कॉलेज परिसर में बाइक दौड़ाना गलत है तो कॉलेज परिसर की सीढ़ियों पर कार चढ़ाना कहाँ तक सही है। क्योंकि प्रिंसिपल RB कमल का वीडियो देखने के बाद सीनियर डॉक्टर्स उनके इस तानाशाही रवैये की कड़ी निंदा कर रहे हैं। ये बहुत क्या कहें, जैसे अशोभनीय है और मैं तो ये भी कहूँगा ये निंदनीय है। ये चिकित्सा शिक्षा और इलाज का एक मंदिर है। मैं तो यहाँ का छात्र रहा हूँ और शासन से गुजारिश करता हूँ और यहाँ से अपने माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही योग्य माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच करके इसके संबंध में जो भी
आवश्यक कार्रवाई वो जिम्मेदार के खिलाफ करे, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। नहीं, अभी आपने दिखाया, नहीं तो मैं सोशल मीडिया देखती नहीं हूँ, और इसमें एक तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी, अगर ये फोटोशॉप्ड नहीं है और ये एक्चुअल वीडियो है तो ये गलत उदाहरण बनता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं सोचती हूँ ये गलत है, क्योंकि कॉलेज की प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती थी और कुछ भी हो सकता था, कोई हादसा हो सकता था। और आप कह रहे हैं प्रिंसिपल खड़े तो हैं, पर हम बेनिफिट ऑफ डाउट ये देंगे कि उन्होंने नहीं करवाया और एकदम से कोई गाड़ी अगर आ गई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे गाड़ी ले आया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह कैसे गाड़ी लाके चढ़ा दी। वहीं सवाल इस बात का भी है कि प्रिंसिपल ने चारों छात्रों को निलंबित करने से पहले उन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर पीटा भी था। हालांकि कॉलेज प्रिंसिपल आरबी कमल पीटने की बात से इनकार कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं, बच्चे हमारे हैं, बच्चे अगर वो सुधर जाते हैं, पेरेंट्स को बता दिया है, ये अपनी आदत सुधार लें। और जो ये रात को दौड़ना भागना पढ़ाई में, बहुत से बच्चे अभी कई साल से पढ़े जो पास नहीं हो पा रहे हैं। क्या मैं उनको निकालने के लिए आया हूँ? मैं तो उनको चाह रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस चला रहा हूँ मैं, कि एक्स्ट्रा क्लासेस ले लें और ये पढ़ाई करें और निकल जाएं। किसी बच्चे करियर नहीं बर्बाद होगा, सारे बच्चे आएंगे। उनको पनिशमेंट इसलिए दिया ताकि दूसरे बच्चे जो इस तरह गतिविधियों में आए, वो अभी आप लोगों के सामने भी कई बार आप लोग भी जानते हैं कितनी बार बाहर मारपीट हुई है, कई बच्चे भी मारे गए यहाँ के, कई बच्चे यहाँ से हेड इंजरी करके आए हैं, एल्कोहल पी के आए हैं। तो उस चीज़ को एक अनुशासन में करना, वो अनुशासनहीनता नहीं है। हमें बच्चों को करियर बनाना है, हर बच्चे करियर बना के निकालूंगा। वहीं GSVM कॉलेज के चेयरपर्सन मीरा अग्निहोत्री की माने तो चारों छात्रों को चेतावनी देकर सुधारने का प्रयास भी किया जा सकता था। मुझे ऐसा लगता है, अब किन परिस्थितियों में क्या फैसला लिया इसमें मैं कमेंट करने में असमर्थ हूँ, लेकिन थोड़ा सा मानवता के दृष्टिकोण से जो बच्चा पता नहीं किस स्टेटस का, किस तरीके से, कहाँ से, किस प्रकार से पढ़ के उसे मेडिकल कॉलेज में एंट्री मिली है, वो भी GSVM मेडिकल कॉलेज में, जो इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज है, नेचुरली उसके मार्क्स ज़्यादा ही रहे होंगे तभी तो यहाँ पर आया है। उसको एक उसके ऊपर कोई गंभीर आरोप लगाने से पहले उनको थोड़ी वार्निंग देना चाहिए, चेतावनी देना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल आरबी कमल ने इसकी कोशिश तक नहीं की। अब सवाल इस बात का है कि छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले प्रिंसिपल आरबी कमल पर कोई एक्शन होता है या नहीं। असभ्यता और अनुशासनहीनता के आरोपों के बाद दोषी पाए जाने पर छात्रों को तो दंडित कर दिया गया, लेकिन जो वीडियो प्रोफेसर आरबी कमल का सामने आया है और जो काम इस वीडियो में होता दिख रहा है, उसके बाद उन पर भी कोई एक्शन होगा अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जानकार जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का आचरण इस तरह कतई नहीं होना चाहिए। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। बात करेंगे 102 अनार और 7 लाख बीमार की, क्योंकि इसे PCS परीक्षा के लिए छात्रों का क्रेज कहें या बेरोजगारी की बढ़ती रफ्तार, जो PCS परीक्षा के आवेदन के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस बार यूपी PCS परीक्षा के लिए रिकॉर्ड तोड़ 7 लाख आवेदन आए हैं, जबकि प्रशासनिक पदों की भर्ती के लिए सिर्फ 102 सीटें। अब इसे सिविल सर्विसेज का क्रेज कहें या अफसर बनने की चाहत या फिर बेरोजगारी के दौर में एक अदद सरकारी नौकरी पाने की चाहत, वजह कुछ भी हो, लेकिन यूपी PCS की परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 13 जून को होने वाली PCS भर्ती परीक्षा के लिए इस बार 7 लाख आवेदन आए। ये संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि PCS की परीक्षा में इससे पहले कभी 6 लाख आवेदन भी नहीं हुए थे। ये संख्या इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जिन 4 पदों पर भर्ती होनी है उनमें SDM का एक भी पद नहीं है। इन 400 पदों में 292 राजकीय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल की भर्ती के हैं, यानी प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ 102 सीटें ही हैं। बावजूद इसके छात्रों में PCS का क्रेज खूब देखा जा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ आवेदन से हर एक सीट पर मुकाबला कड़ा हो गया है। पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार, लेकिन अफसर बनने की चाहत ने इस पुरानी कहावत को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां एक पद के लिए 100 नहीं बल्कि तकरीबन 1750 दावेदार हैं। जाहिर है इस भीड़ में सबसे काबिल की खोज कर पाना यूपी लोक सेवा आयोग के लिए भी उतना आसान नहीं होगा। आइए आपको पिछले कुछ सालों में PCS परीक्षा के लिए आए आवेदन के बारे में बताते हैं। साल 2012 की PCS परीक्षा के लिए 2,59,164 आवेदन हुए थे,
वहीं साल 2013 में 3,88,466 आवेदन आए। साल 2014 की बात करें तो तब 4,43,079 आवेदन आए। साल 2015 में 4,40,000 आवेदन आए। साल 2016 की बात करें तो 4,36,413 लोगों ने आवेदन किया। साल 2017 में 4,55,297 आवेदन आए। वहीं साल 2018 में 5,35,844 लोगों ने आवेदन किया। साल 2019 में 5,44,664 और साल 2020 में 5,95,696 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यानी पिछले 10 सालों में पीसीएस की परीक्षा का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 3 गुना तक बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था विश्वविद्यालय में, तो मात्र एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, तो यहाँ जब आए हॉस्टल में रहने लगे तो काफ़ी सीनियर जो हैं वो चयनित हो रहे थे। उनका देख करके जैसे उनका रहन सहन, उनका विचारों परिवर्तन जिस ढंग से चाहते थे सिस्टम में, तो वही मेरे भी मन में आया। फिर हम तैयारी चालू कर दिए। इसके कई वजह हैं। अगर देखा जाए बेरोजगारी का स्तर बढ़ा हुआ है और पिछले कई सरकार में उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई वैकेंसी आई नहीं है कि जिसमें लोग और इंटरेस्टेड हों और भी फॉर्म डालें। तो अभी हाल में जो 400 पदों पर नोटिफिकेशन आया है, इसमें 2 तरह के पद हैं, जिसमें 298 पद प्रवक्ता के हैं, बाकी कुछ प्रशासनिक पद हैं। तो इसलिए उसमें 2 तरह के फॉर्म पड़े हैं। एक और जिनको जीआईसी का टीचर बनना वो भी डालें हैं, जिसको प्रशासनिक क्षेत्र में जाना वो भी डालें। आपको बता दें कि ये परीक्षा 19 जिलों में आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, वाराणसी, रायबरेली, मुरादाबाद और सीतापुर में होगी। जिस तरह से छात्रों ने पीसीएस परीक्षा के लिए क्रेज दिखाया, उसे देख इस बार आयोग को परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है। वहीं सिलेक्शन की बात की जाए, मुख्य परीक्षा के लिए हर एक पद के मुकाबले 13 और इंटरव्यू के लिए 3 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी अगर पद की संख्या घटती बढ़ती नहीं है तो मुख्य परीक्षा के लिए 5200 और इंटरव्यू के 1200 आवेदकों को चुना जाएगा। इस साल पीसीएस परीक्षा का फॉर्म भरने वाले ज्यादातर अभ्यर्थियों का ये मानना है कि तमाम लोग योग्यता नहीं होने या फिर हाई मेरिट जितनी क्षमता नहीं रखने के बावजूद तमाम लोग आवेदन कर चुके हैं। मुख्य मुकाबला तो सिर्फ 1% अभ्यर्थियों में ही होता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा तक पहुंचने के लिए 1% अभ्यर्थी ही सालों साल मेहनत करते हैं। इनमें से कुछ को कामयाबी मिल जाती है तो कड़े मुकाबले की वजह से तमाम लोग कामयाब नहीं हो पाते। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस का अभी फॉर्म आया है 2021 का, जिसमें 400 पदों के लिए नोटिफिकेशन होता। 16 पद वन संरक्षक के थे। इनके लिए लगभग 7 लाख फॉर्म छात्रों ने अप्लाई किए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं हमको स्पष्ट तौर पे दिखा रही है कि यह प्रचंड बेरोजगारी, नौकरियों की चाह, कहीं ना कहीं सरकारी अफसरशाही बनने की कोशिश करने की कारण है कि आज के समय में प्राइवेट सेक्टर में पैसा तो जरूर है, लेकिन मान सम्मान और प्रतिष्ठा जो इस तरीके से लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अफसरशाही में है, वो एक ललक लोगों में दिख रही है। पीसीएस की परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी की कुछ अहम वजह भी है। सबसे पहली बेरोजगारी है कि बेरोजगारी के इस दौर में ज्यादातर युवा एक अदद सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश समेत हिंदी बेल्ट के ज्यादातर प्रतियोगियों का ग्रामीण परिवेश और मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा होना है। ये तबका बिजनेस या प्राइवेट नौकरी से पैसा कमाने के बजाय मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लिए अफसर बनने की चाहत ज्यादा रखता है। तीसरी वजह संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न तकरीबन एक सा होना भी है। इसी वजह से दूसरे राज्यों के प्रतियोगी भी अब यूपी में पहले के मुकाबले ज्यादा आवेदन करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश समेत हिंदी बेल्ट के ज्यादातर अभ्यर्थी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। वो बिजनेस या प्राइवेट नौकरी से पैसा कमाने के बजाय सरकारी नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। सरकारी नौकरियों में भी उनका पूरा फोकस अफसर बनने पर होता है। जाहिर है, अफसर बनने का ये सपना पैसा कमाने या रोजगार हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ाने के लिए होता है। यही सपना अब सिविल सर्विसेज का क्रेज बढ़ा रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में लोगों की भीड़ भी बढ़ा रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।